चलिए वेलकम क्लास, वेलकम टू द यूनिफाइड एकेडमी चैनल। अब जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है फिफ्थ सेम का, अब आप लोग का जो टाइम है, अब इस टाइम को आप लोग को लगा देना है एली के प्रिपरेशन में, ताकि जैसे ही सिक्स सेम के बाद आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं। ठीक है। अब ये जो कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये टारगेट लेके चल रहे हैं एली 2022 के लिए, और हम लोग ऐसा तैयारी करेंगे कि एकदम सिर्फ एक चांस में ही एली निकल जाना चाहिए बच्चों का विथ गुड रैंक। सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट को रैंक नहीं कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर वीडियो है मैकेनिक्स पे, और इस पे टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं, क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है। चलने के पहले एक बार बीसीसी एली में कहाँ कहाँ से कितना सवाल आता है, एक बार उसको मुआयना कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है। चलिए ठीक है, ये हम टॉपिक लिख दिए हैं। ये टॉपिक जो कि मैकेनिक्स का होता है, सिलेबस में थोड़ा सा इधर उधर क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग इसके अनुसार चलेंगे। अब जैसे ये वेक्टर्स है, तो 2020 में देख लीजिए कितना आया, एक आया था, इसमें नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वेक्टर होता है वो ABCD है। जब आप ABCD नहीं सीखिएगा तो उस पर वर्ड कैसे बनाइएगा, सेंटेंस कैसे बनाइएगा। तो ये ABCD है, और यहाँ तक आते आते आपको पूरा सेंटेंस राइटिंग सीख जाना है। ठीक है। उसी तरह से काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स एक बड़ा टॉपिक है, इसमें रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हर तरह का मोशन इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसमें जो सवाल है आप देख रहे हैं कि 2019 में इसमें बहुत सवाल पूछा था। ठीक है। और 18 में भी अच्छा खासा सवाल पूछा था। फिर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें भी यहाँ पे 2019 में ज़्यादा सवाल आया था। और फिर फ्रिक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन में एक ही फार्मूला है म्यू एन, बट फ्रिक्शन में बाकी कंसेप्ट जो है वो न्यूटन्स लॉ का लगता है, काइनेमेटिक्स का लगता है, वेक्टर तो सब जगह लगेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे पीछे का कंसेप्ट उस पर एक्यूमुलेट करके, सब इनकलकेट करके वो लगते चला जाता है। ठीक है। और एक रिजल्टेंट आता है एक सवाल पे। इसीलिए कभी कभी हम लोग उस मैकेनिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्या देख रहे थे कि था वो फ्रिक्शन का सवाल, बट उसमें न्यूटन्स लॉ भी लगा रहे थे, उसमें सेकंड लॉ भी लगा रहे थे, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये सब होता है कि सारे कंसेप्ट को, दो तीन कंसेप्ट को एक जगह करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिर्फ बेसिक्स पे हम लोग को ध्यान देना है। बेसिक्स अच्छा रखेंगे, अपना सारा कंसेप्ट अच्छा रखेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोग का ये सिलेबस है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मोर और लेस सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फ्लूइड से एक आध सवाल पूछ दिया है, कभी न्यूक्लियर फिजिक्स से एक आध सवाल पूछ दिया, अल्फा बीटा गामा डीके से। हालांकि वो सवाल बहुत फार्मूला पुटिंग ही है, थोड़ा बहुत है, हम लोग उसको भी देख लेंगे, क्योंकि एक एक सवाल के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि हम लोग को अच्छा रैंक लाना है वहाँ पे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स पे मोर और लेस इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हर टॉपिक से सवाल आते ही हैं। किसी टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, किसी टॉपिक को हम लोग लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला लेक्चर वीडियो है, तो इसमें हम लोग वेक्टर से ही शुरू करते हैं, पहला वेक्टर से ही। तो वेक्टर जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब जैसे कि जो नहीं मेजर कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ है। तो क्या नहीं मेजर कर सकते हैं, अगर आपको कोई मार दिया, कितना जोर से मारा ये थोड़ी ना बताइएगा कि इतना जोर से 5 न्यूटन से मारा था, नहीं 10 न्यूटन से। सीधा बोलते हैं ना, जोर से मार दिया, धीरे से मार दिया, यानी इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी जो पेन होता है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह से आप बोलते हैं ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये कम अच्छा दोस्त है। अच्छा और कम क्या, किस में उसका मेजरिंग क्वांटिटी है, नहीं है। तो उसी तरह से फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, ये सब को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आती है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वहां पे दो बातें आएंगी। क्या क्या, एक आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटी, एक हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, इसकी दो पार्ट हो जाएंगे। एक में सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड बोलिएगा, जैसे कि
5 किलो राइस, ये क्या है? ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बोलने से ही काम चल जाएगा। आपने बोल दिया 5 किलो चावल, हाँ समझ गए। लेकिन आप बोलिएगा मैं 5 किलो वॉक किया, कहाँ वॉक किए? आपको डायरेक्शन बताना होगा कि मैं गंगा किनारे वॉक किया था या किसी रोड पे वॉक किया था या कहाँ। ये यानी अधूरा स्टेटमेंट है। तो एक जगह सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से काम चल जाता है और एक जगह आपको मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड काम चल जाएगा उसको स्केलर बोलते हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताना जरूरी है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो ये तो छोटी सी बातें हैं, ये आप लोग भी जान रहे होंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैग्नीट्यूड सिर्फ जिसमें आता है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। स्पीड, इसका नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, फिर उसके बाद प्रेशर, ठीक है। और ऐसा जिसमें कि दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक्यूमुलेट करना है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्योरी एकदम कमता जाएगा और उस चीज़ को समझेंगे हम लोग, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये इसको वेक्टर कहेंगे। इसका वेक्टर का हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ये एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, एक्सेलरेशन, बहुत सारे क्वांटिटी इसमें हो जाएंगे, ठीक है। मोमेंटम। अब एक बात आती है, एक कॉमन सा सवाल आ जाता है, कभी कभी वाइवा में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि करंट जो है उसका डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो हम लोग देखते हैं कि करंट में क्या होता है। जैसे ये है, ऐसे कहते हैं ना 5 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो केसीएल में हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे होंगे ये जान रहे होंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि ये दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली और यहाँ पे हो जाएगा 8 एम्पियर। तो ये करंट जो है ये सिंपल एडिशन को फॉलो करता है और वेक्टर जो है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। इसलिए जो करंट है हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा। यानी कि करंट हमारा स्केलर होगा, ठीक है। ये स्केलर वेक्टर समझ गए। तो ये सब फिजिकल स्केलर का ये सब डेफिनेशन है, छोटा छोटा चीज़ें हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ये वेक्टर का है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसका दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और एज वेल एज लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो वो टेक्निक से लगे, जो हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन में, वो उस पर फॉलो होना चाहिए। इसी के कारण करंट नहीं है वेक्टर, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स है। अब आता है पोजीशन वेक्टर। अगर कोई एक, जैसे कि हम लोग जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे ऐसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेक्टर, वेक्टर इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है।
यानी कि इसको डिनोट ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए या ए, कुछ भी कीजिए, ये नहीं है, इस पे कैप लगेगा या किसी किसी बुक में ए को बोल्ड लिखेगा, बोल्ड करके लिखेगा, तो वो समझिएगा कि वेक्टर है, ये उसका डिनोशन हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये एरो है, अब जैसे ये है, ये हो गया 5 न्यूटन, और कॉरस्पॉन्डिंग अगर 10 न्यूटन दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएगा 10 न्यूटन, यानी कि जो ये एरो है उसका मैग्नीट्यूड को भी शो करता है, एरो प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और ये अगर नहीं भी दिया रहे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तब भी आप बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में वेक्टर बी बड़ा है क्योंकि इसका एरो बड़ा है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब मैग्नीट्यूड जो होता है, अब जैसे ये वेक्टर ए है, इसमें दोनों इनएक्ट होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी। ठीक है, अब एक कार्टेशियन, अब हम लोग ये किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे मोर और लेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, तो हम लोग ये देख लेते हैं, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कार्टेशियन पे काम करेंगे, जिसपे कि ये हो जाता है ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, और ये तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। जैसे कि एक रूम है, रूम का समझिए हाइट है, एक तरफ विड्थ है और एक तरफ वाई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हम लोग जान गए कि x परपेंडिकुलर टू y, परपेंडिकुलर टू z, z परपेंडिकुलर टू x, ये सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कभी कभी वेक्टर का जो डिनोशन होता है वो ऐसे भी होता है, वेक्टर a इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये जो होता है इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, ये आगे हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे आता है, और इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड, और इसको कहेंगे उसका डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन उसका शो करेगा, और इसमें कैप लगा रहता है, ऊपर में कैप। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा x के लिए वो हो जाएगा i कैप, y के लिए जो होगा वो होगा j कैप, और z के लिए जो होगा वो होगा k कैप। ये इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है इसका यहाँ से ये है 3 और यहाँ से है ये 4। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3,4, और इसमें z जो है कुछ नहीं है तो 0, यानी कि ये जो पहला है ये दिखाएगा x y z, इस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा, इस पॉइंट का। उसी तरीके से आप लोग चाहें तो एक इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक क्यूब हम ले लेते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम लोग, ज्यादा आगे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स छूट जाएगा तो फिर वो चीज समझ में नहीं आती। चाहते तो स्किप भी कर सकते थे लेकिन स्किप नहीं करेंगे। और हाँ, वेक्टर का हम बहुत सारा सवाल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, वो आप लोग बनाइए, जिस जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाएगा वो हम तो डिस्कस करेंगे ही, अभी से आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये हम एक एक क्यूब लेते हैं, इस क्यूब का अगर मान लीजिए हम लोग साइड जो है, साइड ऑफ क्यूब ए ले लेते हैं, ए लेंथ का ले लेते हैं। तो अब इसका जो है हम लोग सबका ये जितना वर्टेक्स है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। अब इसका देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे है,
तो इसका ये लेंथ हो जाएगा a। अब इसमें जो है y कितना है 0, z कितना है 0। उसी तरीके से इस एक्सिस पे पकड़िए इसको, इसमें क्या हो जाएगा x 0, y a और z 0। उसी तरीके से इस एक्सिस में पकड़िएगा तो इसका x एक्सिस 0, y एक्सिस 0 और z एक्सिस a। तो ये तीनों तो पकड़ा गया। उसी तरीके से ऑरिजिन पे तो हमको पता है बाय डिफॉल्ट 0 0 0 है। अब थोड़ा सा ऊपर जाइए यहाँ पे, इस फेस के लिए z नहीं है तो ये क्या हो जाएगा a 0। उसी तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका a और इसका चूंकि आगे a की ओर निकला हुआ है तो ये a हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा x तो है इसमें a, लेकिन इसमें ये चूंकि जमीन पे है, हाइट y मान लीजिए तो ये जमीन पे है तो इसका हाइट 0, ये a। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाइएगा, इसका x 0 हो जाएगा, y है z है। तो देखिए ये सारा वर्टेक्स का हम लिख दिया पोजीशन, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म हम लिखने जाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को समझ में आना चाहिए, और इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इस वर्टेक्स का वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए इसका लिखना है तो इसका हम लोग लिखते हैं आई में AI AJ और 0K, ये हम लोग लिखते हैं। उसी तरीके से इसका लिखना रहता है, यानी कि इसके साथ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इसके साथ हम इसका डायरेक्शन लगा दिए तो ये क्या बन गया वेक्टर बन गया। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी कि इस पॉइंट का ये पोजीशन जो है, इस पॉइंट का यहाँ से जो पोजीशन है वो ये हो जाएगा AI प्लस AJ प्लस 0K, ये इसका पोजीशन हो गया, इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखना है इस पॉइंट का, इसका हो जाएगा AI 0J 0K, यानी कि बराबर AI, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरा सिर्फ AI हो जाएगा। उसी तरीके से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा AI प्लस AJ प्लस AK, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। उसी तरीके से इसका भी लिखा जाएगा AI प्लस 0J। अब जैसे देखिए ये तो लिखने में बहुत आसान हो गया, लेकिन पोजीशन वेक्टर आप लोग यहाँ से, अब आप लोग को पोजीशन वेक्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि पोजीशन वेक्टर लेते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब ये जैसे इसका है यहाँ पे, तो इसका पोजीशन का लोकेशन है XYZ, ठीक है, XYZ। तो इसका वेक्टर लोकेशन, इसका यूनिट वेक्टर नोटेशन कैसे होता है XIYJZ के, ठीक है, इस पोजीशन का। और इसको जो मैग्नीट्यूड है इसको R से डिनोट करते हैं। यहीं पे अगर ये 2 ले लेते हैं R1 और ये R2 हो जाता, ठीक है, ये R2 जाता तो मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता, ये R1 R2, ये R1 माइनस R2 मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाता। 2 वेक्टर का लोकेशन रहता है ये दोनों के बीच का, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाता अगर पूछता तो, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर नोटेशन हो गया। अब ये पोजीशन वेक्टर हम लोग को समझ में आ गया। अब पोजीशन वेक्टर में मान लीजिए थे अच्छा, ये एक देख लीजिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब होता है, पैरेलल कहने का मतलब है तो यानी कि इसमें ये और ये दोनों का डायरेक्शन एक होगा, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तब ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। इक्वालिटी का मतलब है कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी, तब वो जाके इक्वल होगा, यानी कि वेक्टर ये बराबर वेक्टर ये होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक निगेटिव वेक्टर हो गया तो जो +5 न्यूटन है तो -5 न्यूटन उसका निगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर अगर ऐसे है और इसका एकदम हूबहू सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर। ये टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हम बता देते हैं,
बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है डायरेक्शन वाला में। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको आराम से बोल देते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। ये डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये ईस्ट गया वेस्ट गया, क्योंकि वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी खूब आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इवन कि अगर इसका 45 डिग्री पे ये हो जाए और यहां से भी ऐसे हो जाए हाफ हाफ, इसको तो हम लोग आराम से बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है। अब इसके बाद का चीज क्या है कि अगर कोई ऐसा बोले नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तब कंफ्यूजन होने लगता है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है, तो किधर से लें। तो यहां पे कंफ्यूजन दूर, एकदम कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, लैंग्वेज को हमेशा पकड़ना है। अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेगा तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आएंगे तो ये कहलाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये कहलाएगा। उसी तरीके से ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये कहलाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इधर, और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर से इधर। उसी तरीके से यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये लैंग्वेज में कभी कभी फंसाता है, हम लोग को फंसना नहीं है इसके लैंग्वेज में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ और ये हो जाएगा साउथ ऑफ वेस्ट। सिमिलरली इधर भी नॉर्थ ऑफ वेस्ट और यहाँ हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहेगा तो आपको यहाँ से लेना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट कहेगा तो यहाँ से लेना है, साउथ ऑफ वेस्ट कहेगा तो यहाँ से लेना है। एंगल कहेगा कि कितना एंगल जा रहा है तो आपको एंगल इस तरह से पकड़ना है। तो ये इसका एक डायरेक्शन था, इसमें आप लोग को फंसना नहीं है, ठीक है। अब जो है ठीक है, अब जो है इसका ये चीज समझ गए। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है, यहां पे है, इसका दिया हुआ है AIBJ। इसका मतलब है कि यहां से अगर आप इसका 90 डिग्री डालिएगा तो ये हो गया A, और यहां से ये डालिएगा तो ये हो गया 0B का, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, इसका रिजल्टेंट कितना है, ये तो इसका पोजीशन हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट देखना है तो ये लेंथ A है, ये लेंथ B है और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगाइएगा, और R बराबर क्या हो जाएगा, √A² प्लस B²। ये इसका रिजल्टेंट हो गया, यानी कि ये क्या है, √A² प्लस B², ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और यूनिट वेक्टर से इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट था, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया रहता है इसमें ऐसे करके, और इस पॉइंट का रहता
ABC, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? उसी तरीके से अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ रिजल्टेंट दे देता और हमको कंपोनेंट पूछता, यानी कि रिजल्टेंट ये दे देता, ये एंगल दे देता, ये एंगल दे देता, आर दे देता, और हमसे पूछता ये कितना है, ये कितना है। तो उस केस में हम लोग कैसे देखते हैं? तो देखिए, सिर्फ हमको ये दे दिया, ये है m और ये है थीटा, और आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो यहां से अगर ये पूछेगा तो थीटा दे दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो हम लोग बेस निकालना है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये दोनों एंगल जो साइड जो थीटा और 90 डिग्री दोनों को जो मिलाता है वही तो बेस कहलाता है। बेस ये नहीं होगा, बेस ये होगा। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर, ये हमको नहीं पता है, इसको ए माने, तो ये क्या हो जाएगा A/m, यानी कि A बराबर m कॉस थीटा हो गया, A बराबर m कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली B, तो B के लिए क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा बराबर आज क्या हो जाएगा B/m, यानी कि B बराबर मेरा आ जाएगा m साइन थीटा। यानी अगर m दिया हुआ है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, मान लीजिए एक सवाल से ही देखते हैं इसको, यहाँ पे एक सवाल बनाते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10√2, ये वैल्यू दिया हुआ है 10√2, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। और अगर एंगल दे दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो हम इसका ए पार्ट मतलब x पे कितना है और y पे कितना है, तो ऐसे भी दिख रहा है कि ये -y होगा, ये -x होगा, तो यहाँ पे इसका जो y पार्ट होगा ये निगेटिव होगा। चलिए आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पे जो x पार्ट है वो क्या लिख देंगे, x मेरा कितना आएगा, x पार्ट क्या होगा, तो x के लिए हम लोग क्या लिखे थे m cos थीटा, तो m कितना है मेरा 10√2 cos कितना एंगल है 45, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा 10। उसी तरीके से y मेरा कितना हो जाएगा 10√2 साइन 45, ये भी आ जाएगा 10, और यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि कॉस जो है इधर निगेटिव होता है, इधर और इधर पॉजिटिव होता है, ये जो नीचे की तरफ आएगा ये -45 डिग्री का, ऊपर 45, इसीलिए इसका जब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10i माइनस 10j। तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड दे दिया है, यहाँ से हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा पोजीशन वेक्टर लिखने में। एक चीज आप लोग को बता देते हैं, 45, 30, 60 ये सब देता है तो ठीक है, आप लोग तो ये सब तो आराम से निकाल लेते हैं, बट कभी कभी 37 और 53 दे देता है। 37, 53 में बच्चे लोग हमेशा इसके वैल्यू में कंफ्यूज कर जाते हैं। आज हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे और वो वैल्यू में आप लोग कभी भी उसमें नहीं फंसिएगा, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक है 53 और 37 डिग्री वाला वैल्यू में, देखिए क्या हम लोग बनाते हैं। पहले तो एक बना लेते हैं ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इसका ये वैल्यू पता करना है, ये वैल्यू कितना कितना होता है। बोल देता है साइन 53 डिग्री बताइए, कॉस 53 बताइए, ये 37 बताइए, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है।
तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल एकदम झट से खींचिएगा, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है। बस ये 53 हम कैसे लिखे कि ये 53 डिग्री है ना, तो यहाँ 5 और यहाँ 3, बस यही ट्रिक है। अब यहाँ से आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछेगा साइन 37, तो साइन 37 पूछेगा, तो साइन 37 यानी कि ये परपेंडिकुलर 3/5 आ गया ना। उसी तरह से पूछेगा cos 37, cos 37 पूछेगा 4/5। तो ये ट्रिक जो है 53 लिखिएगा और यहाँ पे 5 और 3 लिख दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और 3, तो इसका रिजल्टेंट 5। ये होता है 37 और 53 डिग्री का कंफ्यूजन दूर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये तो हम लोग जान गए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि उसका डायरेक्शन हम लोग बता सके, यानी यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है वो यूनिट लेंथ का होता है। यूनिट लेंथ मतलब ये जो जा रहा है इसका एक यूनिट लेंथ लिख देंगे, तो ये जो है ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा यूनिट वेक्टर का वो 1 होगा, बट उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायमेंशनलेस है, क्यों है, क्योंकि उसी क्वांटिटी का ऊपर नीचे डिवाइड है, तो उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा, उसका कोई यूनिट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर जो है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये ए वेक्टर है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में देखिए ये कैप लगा हुआ ए है, यानी इसको यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ये इसका यूनिट वेक्टर बताएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बताए थे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है आई, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है जे, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है के। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हम लोग समझ में आ गया। चलिए अब सवाल है, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i प्लस जे। अब ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, 2i प्लस जे का यूनिट वेक्टर निकालना है, यहीं कर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है 2i प्लस जे का। ठीक है, टू आई प्लस जे ये हमको दिया हुआ है, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को पता है फॉर्मूला कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वो जो वेक्टर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड। ये जो डबल का साइन है ये आप लोग जानते होंगे कि ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का भी हम बताए थे आप लोग को, ये कुछ नहीं करना है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √5। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा 2i प्लस जे डिवाइड बाई √5। इसको बाइफरकेट कर दीजिए, यानी कि 2√5i प्लस 1√5j, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये जो है ये यूनिट वेक्टर हो गया, यानी कि ये ए कैप है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएगा तो 1 आ जाएगा, देख लीजिए 2√5 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 प्लस इसका 1 इसका 5, ये कितना हो गया 5/5 यानी कि 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब हम लोग एक और सवाल है, सीता और गीता रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए सीता का जो है वो वेक्टर भी दिया हुआ है और गीता का जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, बट
अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ स्पीड यूज किया। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं तो वो हमको वहां पे हमको वेक्टर लिखना पड़ता है, इसीलिए देखिए इसके लिए वेलोसिटी यूज हो रहा है। स्पीड का वेक्टर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, जिस तरह से डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गीता आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दिया गया है कि सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो एक हो जाएगा। इसको ये बोर्ड पे ही बना देते हैं। ठीक है, यानी कि बोथ रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सीता जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सीता। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन एक है तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ऑफ सीता, बट एज बोथ डायरेक्शन आर सेम डायरेक्शन, बोथ रनिंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ रनिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ सीता इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ गीता। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब है यानी दोनों का यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है नहीं मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी क्या है, उसका यूनिट वेक्टर। तो यानी कि ये तो हमको दिया ही हुआ है, अब हमको सिर्फ यहाँ क्या कर देना है, वेलोसिटी ऑफ सीता ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, वेलोसिटी और इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ गीता हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो अब हमको वेलोसिटी ऑफ जो गीता का दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो 3i + 4j है। ठीक है, 3i + 4j ये मान लीजिए मेरा वेलोसिटी ऑफ गीता है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ गीता का यूनिट वेक्टर, तो उसका वेलोसिटी ऑफ गीता डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ गीता, यही ना फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ये लिख देंगे 3i + 4j, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3² + 4², 9 और 16 25, यानी क्या हो जाएगा मेरा 1/5 डिवाइड बाय 3i + 4j, ये हो गया मेरा यूनिट वेक्टर। अब हमको पता है वेलोसिटी ऑफ सीता दिया हुआ था 20, यानी कि हम लोग यहाँ का इसका वेलोसिटी लिख रहे हैं सीता का, तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये 1/5 3i + 4j, इसको काट दीजिएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी कि 12i + 16j जो है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सीता, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सीता। सिर्फ 20 बोलते तो क्या होता, वो मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आ गया। तो यहाँ पे अब आप लोग को थोड़ा तो कंसेप्ट आ गया होगा वेलोसिटी यहाँ से वेक्टर का। ठीक है, तो ये सवाल आपका बन गया है, दोनों सवाल। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज कि वेक्टर फॉलोज, जो एडिशन होता है वेक्टर का वो अलग होता है, सिंपल एडिशन नहीं होता है इसमें, इसका वेक्टर का अलग होता है। वेक्टर का एडिशन ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम या पॉलीगोनल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि इसमें ज्योमेट्रिकली इसका ऐड करते हैं, अलजेब्राइकली नहीं। ठीक है, इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ, ये एक सवाल है 2 फोर्सेस, इसको भी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल को अगर सॉल्व करिएगा तो यानी कि एक वेक्टर ऐसे है ए और एक वेक्टर ऐसे है बी, तो इसका जो आएगा इसको या तो पैरेललोग्राम बना लीजिए, ये इसका रिजल्टेंट आएगा सी, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। सी जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, अब इसको और इसका फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला आता है। अब इसी चीज को, ये जो बी है इस बी को हम लोग थोड़ा सा
ये जो b है इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लिख सकते हैं। अभी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, इस b को हम लोग लिख सकते हैं, ये लिखाएगा b cos थीटा, अभी हम लोग निकाले थे m cos थीटा वाला, और ये लिखाएगा b sin थीटा। ये b को हम लोग ऐसे दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर दिए। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a वेक्टर, इसमें ऐड है b cos थीटा, b cos थीटा ये वेक्टर में, और यहां पे आ जाएगा b sin थीटा। अब ये हो गया 90 डिग्री, और यही तो था मेरा रिजल्टेंट, ये जो c था। तो यहां से हम लोग c बराबर पाइथागोरस थ्योरम पे ला देते हैं। तो c बराबर क्या हो गया, a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये दोनों मिला के हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया वेक्टर सी, यानी ये वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, ये थीटा। अब ये जो है सी, ये कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाया ए से, तो ये tan अल्फा हमको निकालना है, tan अल्फा। तो हमको tan अल्फा पता है, हाइपोटेन्यूज सॉरी हमको tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा क्या हो जाता है, tan y/x b, यानी कि y/x हम लोग को लिखना है। तो y/x कैसे लिखाएगा, b sin थीटा, और x में मेरा क्या है, a प्लस b cos थीटा। ये हो गया मेरा डायरेक्शन, b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, चलिए ये दो फॉर्मूला है, यही दोनों फॉर्मूला मेरा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, और इसको हम इस तरीके से डिराइव किए। बाकी डेरिवेशन बुक में रहता है, वो बोला हम बुक वाला नहीं लिए हैं, ये है, ये उससे इजी है, हम इससे डिराइव किया है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल होगा आप लोग के लिए, ये क्या कह रहा है कि टू फोर्सेस P एंड Q, ये दो फोर्सेस है, वेक्टर P वेक्टर Q, उन लोग का मैंग 1:2 में है। इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एंगल इतना, ये रिजल्टेंट का एंगल दिया हुआ है, किसके साथ, P के साथ, P के साथ रिजल्टेंट का एंगल दिया हुआ है, और P और Q के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट यानी अल्फा हमको दिए हुए है, यहां से देखिए। ठीक है, यहां से हमको अल्फा दिए हुए है, ये दिए हुए है, हमसे थीटा पूछ रहा है, यानी कि P और Q है, ये Q है, ये P है, P से रिजल्टेंट का एंगल, ये अल्फा दिए हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, P और Q के बीच का एंगल, ये थीटा पूछ रहा है। ठीक है, ये अल्फा दिए हुआ है, यानी ये Q को आप ऐसे भी यहाँ पे बनाइएगा, ये तो पैरेललोग्राम बन जाना है, ये थीटा पूछ रहा है। ठीक है, ये अल्फा दिए हुए है P के साथ रिजल्टेंट का, ये दिए हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। P/Q हमको पता है, P/Q कितना है, 1:2 है, ये भी दिए हुआ है। चलिए बढ़िया है, अब इस सवाल में हम लोग पुट कर देते हैं tan अल्फा। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी b से डिवाइड कर देंगे, इसको भी b से, इसको भी b से। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर साइन थीटा a/b cos थीटा। अब a/b को P/Q मान लीजिए,
इसको p/q मान लीजिए। तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू दिए हुए है √3/2, tan इनवर्स tan अल्फा का वैल्यू दिए हुआ है √3/2 क्वेश्चन में, √3/2 दिए हुए है, सॉरी। अब यहाँ से साइन थीटा हमको नहीं पता है क्या है, ये पता है 1/2, ये पता है cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर वगैरह करके स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। जस्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल था। सवाल देखने से भारी लगता है, बट जब सवाल कंसेप्ट आपके पास है कि ये कैसे आया, मान लीजिए एग्जाम में भूल गए, तुरंत ये वाला खींचिएगा, तुरंत आ जाएगा। ये फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, सवाल बन गया, ठीक है। किसी भी चीज को रटने से ज्यादा अच्छा है समझकर काम करना उस पर। चलिए, आज पहला दिन है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी और आगे आएगा। वेक्टर में भी बहुत चीज आगे है, मेन चीज जो है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अभी और आएगा। थ्योरी थोड़ा सा और डिटेल वे में दे देते हैं, क्योंकि अभी डिटेल देते जाएंगे ताकि हमको बाद में हम उसका यूज करें। और जितने सवाल हैं अभी तक, आपको कुछ अराउंड 40 सवाल जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अभी सवाल पे आप लोग टैकल कीजिए, ठीक है। और जब जैसे ही इसका एक आध क्लास और लगेगा, पूरा जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग सवाल से सीखेंगे वेक्टर। असल में जो मैकेनिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होता है, क्वेश्चन से ही मैकेनिक्स आता है, थ्योरी पढ़ के नहीं आता है। लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो बाकी जितना हम लोग को ग्रास्प करना है कंसेप्ट, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ इंग्लिश में जो बिहार के बच्चों को एक बहुत दिक्कत होती है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है उनको एंटीनोनिम्स सिनोनिम्स बनाने में। ये ऑलमोस्ट सब बच्चों से आप बात कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम 80 to 85% बच्चों को ये रहता ही रहता है, जो बिहार के हैं। उनको एंटीनोनिम्स सिनोनिम्स में एकदम उनका मतलब स्कोर बहुत कम जाता है, क्योंकि उनको वर्ड नहीं आता है। इंग्लिश है, इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज है नहीं, वो तो हम लोग गुलाम थे अंग्रेज के, तो इसीलिए हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग तो ज़्यादा उसको अडेप्ट कर नहीं पाए। और बिहार ऐसे भी नामी जगह है, यहाँ से वीर कुंवर सिंह निकले थे, जो कि अंग्रेज को एकदम 80 वर्ष की उम्र में खदेड़ दिए थे। अगर वो 80 साल के नहीं होते तो वो उस समय 1857 में इंडिया जीत गया होता है अंग्रेज पे। चलिए वो सब बात हिस्ट्री की बातें हैं, वो अलग बातें हैं। हम लोग जो है वर्ड सीखेंगे इंग्लिश के, और इंग्लिश का वर्ड ऐसा सीखेंगे कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, और अब अंग्रेज आके देखेंगे कि उसका अंग्रेजी का हम लोग क्या हर्ष किया है, तो दोबारा उन लोग हम लोग को गुलाम बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड, हम आज 5 वर्ड लेके आए हैं। अब जैसे पहला वर्ड है एब्होर, एब्होर, ठीक है। ये वर्ड आया भी है, बीसीसीएलई में आ चुका वर्ड है एब्होर। एब्होर का मतलब होता है हेट अ वे बिहेविंग और थिंकिंग ऑफ इट बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट मोरल। अबोर मतलब होता है नफरत करना, सीधा बात, नफरत करना, आप उससे नफरत करते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एबोमिनेट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ, हेट, यानी कि ये नफरत। तो नफरत का उल्टा क्या होता है? एंटीनोनिम्स, एंटीनोनिम्स लव हो जाएगा। अब ये अबोर को इतना बात तो हो गया, अबोर क्या है? नफरत करना, ये हम सीख गए, याद कैसे रहेगा? तो याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। एबोर, एबोर को आप ऐसा समझिए, इट साइंस लाइक भोर। तो हिंदी में भोर का मतलब क्या होता है? एकदम सुबह, बंगाली में उसको सकल बोलते हैं, सकल बेला। तो हिंदी में सुबह सुबह, भोर बयो, तो यानी कि भोर। अगर मान लीजिए कोई टीचर आपको बोले कि एकदम 4 बजे सुबह में आ जाना, तुम्हारा क्लास करवाएंगे, एकदम देखिए बच्चा लोग का अभी तक सूर्योदय भी नहीं हुआ है, बच्चा लोग क्लास कर रहा है, अभी क्या समय क्या है? भोर हो रहा है। अब ये बताइए, ये कोई बच्चा खुश होगा उस टीचर से? वो टीचर को अच्छा कहेगा? वो सारा का सारा बच्चा आधा तो नींद में होगा और वो टीचर से नफरत करेगा। तो यानी एबहोर का मतलब है नफरत करना। यानी भोर में अगर आपका क्लास लगेगा तो आप टीचर से एबहोर करिएगा, समझ गए? अब हमको लगता है ये वर्ड आपके साथ अगले 30 साल तक तो रह ही जाएगा, एबहोर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? टू डिपार्ट इन सडन एंड सीक्रेट मैनर, यानी भाग जाना, सीक्रेट मैनर में, यानी भाग जाना, कोई कांड करके भाग जाना, ठीक है। स्पेशली टू अवॉइड कैप्चर और लीगल प्रोसिक्यूशन, यानी कि गिरफ्तारी के डर से जो भाग जाता है, गिरफ्तार होने के डर से। ये भी बीसीसीएलई का आया हुआ वर्ड है, ठीक है। इसका जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया?
द कैशियर एब्सकॉन्डेड विथ वाइट मनी, विद द मनी, यानी कैशियर पैसा लेके भाग गया। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद करने का तरीका जो है एब्सकॉन्ड, इसमें साउंड क्या आ रहा है? कांड, एब्सकॉन्ड, कॉन्ड, एब्सकॉन्ड यानी कांड करके एब्सकॉन्ड हो गया, कांड करके एब्सकॉन्ड हो गया। कौन एब्सकॉन्ड हुआ? ये देखिए, ये बहुत जाना माना फेस है, इसको ऑलमोस्ट सारे इंडियन लोग जानते हैं। ये SBI का पैसा लेके भागा है और ये इसका बेटा पूछ भी रहा है क्यों भाग रहे हैं, तो ये क्योंकि लोन लेके भाग गया है, किंगफिशर डूब गया इसका। तो ये एब्सकॉन्ड, ये कांड किया इंडिया में, कांड करके एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है। एब्सकॉन्ड कांड करके भाग गया, इसको कहते हैं एब्सकॉन्ड, भाग जाना, ताकि वो गिरफ्तारी के डर से। दो वर्ड आप लोग सीख गए होंगे, एब्सकॉन्ड, अभोर। हमको लगता है कि ये दोनों वर्ड आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वर्ड अबैश, ठीक है, ये थर्ड वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉइज, सेल्फ पोजेशन, डिस्कर्न, मेक अशेम्ड और एम्बैरेस, यानी एकदम लज्जित हो जाना, पानी पानी हो जाना, किसी का एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही मार देना, इसको कहते हैं अबैश। अब इसको याद रखना है, अबैश सीख तो गए। सिनोनिम्स हो गया इसका डिस्कंसर्ट, एम्बैरेस, फेज, फ्लस्टर, ये सब तो है, कंफाउंड, ये सब तो इसका सिनोनिम्स हो गया। अब ये वर्ड कैसे याद रखेंगे अबैश? तो देखिए अबैश में दो वर्ड आपको, ए बी और ऐश। तो ए बी को तो सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन, उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी है, ए बी ही है वो भी। ऐश, ऐश, ऐश किसका है? ऐश्वर्या, जैसे कि करीना का बेबो, ये ऐश्वर्या। तो अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों कर लिए शादी, तो ये क्या हो गए? आप समझ गए होंगे, अबैश, लज्जित हो जाना, ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये तीन वर्ड आप लोग सीख गए। चौथा वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब होता है स्किलफुल, एकदम स्किलफुल, क्लेवरनेस, ठीक है, यानी कि हैविंग और शोइंग स्किल, क्लेवरनेस, रिसोर्सफुलनेस इन हैंडलिंग सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को, जैसे कि अभी वॉर हो रहा है, वॉर को कैसे हैंडल किया जाए, और जो बढ़िया से हैंडल करेगा उसी को एड्रॉइट कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि कोई भी हैंडल करना सिचुएशन को, स्किलफुली कोई काम करना, उसको कहते हैं एड्रॉइट। तो इसको कैसे याद रखेंगे एड्रॉइट को? तो ये फेस को आप लोग रिकॉग्नाइज एक जान लीजिए, ये शकुंतला देवी है। ये शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर भी बोला जाता था, इन पे एक फिल्म भी बना था, विद्या बालन ने एक फिल्म बनाया था, ठीक है, शकुंतला। अब इतनी फास्ट कैलकुलेशन करती थी, यानी कि ऐड करने में, कैलकुलेशन करती है ना, तो ऐड करने में उनको कितना ही वोट देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, सब दिमाग में जोड़ के तुरंत आंसर देगी। तो ऐड करने में ये राइट है, ऐड करने में ये राइट है, इसलिए ये एड्रॉइट है। ऐड करने में राइट है, इसलिए ये एड्रॉइट है। अब ये वर्ड भी आप सीख गए होंगे, हमको लगता है एकदम बढ़िया से सीख गए होंगे एड्रॉइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमेलियोरेट। आज से अमूल दूध का 2 रुपया बढ़ गया है, आप लोग का भी पता चल ही गया होगा। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट मीन्स होता है टू मेक और बिकम बेटर, मोर बेरेबल, मोर सेटिस्फैक्टरी, इंप्रूव, यानी कोई चीज को अच्छा हो जाना। मान लीजिए कोई घाव है, वो घाव थोड़ा सूख गया, मतलब ठीक हो रहा है। अगर किसी को बहुत दर्द है तो वो दर्द थोड़ा उसका कम हो रहा है, यानी वो उबर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव वे में वर्ड है, निगेटिव से पॉजिटिव वे में जाने का ये वर्ड है अमेलियोरेट, ठीक है। अमेंड, बेटर, इनहांस, इनरिच, हेल्प, इंप्रूव, मेलियोरेट, परफेक्ट, रिफाइन, अपग्रेड, ये इसका एंटी सिनोनिम्स हो गया। एंटीनोनिम्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाना, वर्सन, और खराब हो गया, वर्स हो गया, यानी कि पॉजिटिव से और नेगेटिव आ गया। अब इस वर्ड को याद रख रहा है अमेलियोरेट, तो इसको याद रखने का तरीका हम बताते हैं। अमेलियोरेट, इट साउंड्स लाइक अमूल रेट, अमेलियोरेट, अमूल बटर का बढ़ गया रेट। हालांकि ये निगेटिव हुआ, पैसा बढ़ गया यानी जनता पे भार पड़ा, लेकिन ये वर्ड पॉजिटिव है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। हालांकि आप समझिए कंपनी को तो फायदा ही हुआ होगा, तो उसके लिए अमेलियोरेट हो गया, जनता के लिए अमेलियोरेट नहीं रहा। अमूल बटर का, ये जो बच्ची है अमूल गर्ल, ये खा रही है, आज से दूध का दाम बढ़ गया इसलिए यहाँ पे मिल्क डाले हैं। अमूल बटर का बढ़ गया रेट, यानी अमेलियोरेट, टू इम्प्रूव, ठीक है। तो ये 5 वर्ड है, ये 5 वर्ड था
अभोर यानी नफरत करना, एब्सकॉन्ड कांड करके भाग जाना, अबैश लज्जित हो जाना, एड्रॉइट ए बी एकदम स्किलफुल, और हो गया एमेलियोरेट। ये 5 वर्ड है। ये आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर था, और इलेबोरेट होगा, क्लास और थोड़ा बड़ी होगी। ये आज छोटा तौर पे ही हम चले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम लोग कैसे कंसेप्चुअली सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में हम लोग सिंगल से लेकर डबल डिजिट तक रैंक आए। थर्ड ट्रिपल डिजिट को रैंक नहीं मानते हम, ठीक है। हम लोग का जो टारगेट है वो बीसीसी को क्रैक कर देना है। सवाल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से ले सकते हैं, सवाल को बनाइए। और भी थ्योरी होगी, सवाल बनेगी, फिर हम तो हैं ही सॉल्व करने के लिए। और कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, यहीं पर आज रहने देते हैं। थैंक यू।